नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिखो इंडिया परिवार के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय पर और इसके अंदर हमने पहला पार्ट शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और जिसके अंदर हमने फ्रेडरिक सारियू का कल्पनादर्श देख लिया था कल, और देख लिया था निरंकुशवाद क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि यूरोप में जिस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो कैसे हुआ, उन्हीं के बारे में चलें। तो देखें कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब मैंने बता दिया था आपको कल कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देश प्रेम की भावना। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर जो है सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो हुई थी आपके 1790 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ हुई, फ्रांस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली व स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के साथ सन 1790 में हुई। ठीक, पहली और स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है वो सन 1790 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ में शुरू हुई। इसके आगे चले तो 1790 हम बात कर रहे हैं 1790 की। 1790 से पहले जो है फ्रांस एक राजतंत्र था। ठीक है, और यहाँ पर जो राजा था वो कैसा था, निरंकुशवादी था। निरंकुशवादी का मतलब मैंने बता दिया था कल आपको कि ऐसा शासन, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिसका जनता पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रांस क्या था, राजतंत्र, और वहां का जो राजा था वो कैसा था, निरंकुश राजा था। इसके बाद में अगर देखें तो हम बात करें, देख सकते हैं कि फ्रांस राजतंत्र था तथा वहां 1790 से पहले निरंकुशवादी सरकार। तो निरंकुशवादी सरकार का मतलब ये होता है कि जनता पर किसी भी प्रकार का शासन नहीं होता है। 1790 से पहले फ्रांस जो था वो निरंकुशवादी सरकार के अधीन हुआ करता था। आगे अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ अब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें बदलाव क्या क्या हुए। फ्रांसीसी क्रांति के साथ क्या हुआ, अगर हम देखें तो जो राजनीतिक और संवैधानिक जो सरकार थी या जो प्रभु सत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर कहाँ आ गई, गणतंत्र में आ गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर जनता में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जब क्रांति हुई उससे पहले सरकार निरंकुशवादी थी या राजतंत्र था। क्रांति के बाद में यानी कि 1790 के बाद में जो है जो प्रभु सत्ता थी यानी कि फ्रांस का जो शासन था वो किसके हाथ में आ गया था, जनता के हाथ में आ गया था। ठीक है, अब जनता क्या करेगी, फ्रांस को एकजुट करने के लिए या फ्रांस में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाएगी, और वो कदम कौन से होंगे उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो फ्रांस द्वारा उठाए गए जो कदम है वो कौन कौन से थे इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस द्वारा उठाए गए कदम, फ्रांस द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम।
देखो, सबसे पहले फ्रांस ने क्या किया, तो फ्रांस ने सबसे पहले राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो है सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाई। सबसे पहला काम क्या किया, सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाई। सामूहिक पहचान का मतलब क्या हो गया कि सभी लोगों को क्या करना, एक समान पहचान देना, सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाई। और इस सामूहिक पहचान के लिए उन्होंने क्या किया, एक समान अधिकार वाली शासन व्यवस्था स्थापित की। ठीक, समान अधिकार वाली शासन व्यवस्था स्थापित की। इसका मतलब कि सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। तीसरा कदम जो उठाया गया था फ्रांसीसी लोगों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, उनमें यह था कि राजतंत्र या जो निरंकुशवादी सरकार थी, निरंकुशवादी सरकार के ध्वज के स्थान पर नया ध्वज लगाया गया। यानी कि जो पुराना ध्वज था निरंकुशवादी सरकार का, उसको तो हटाया गया और आपके राष्ट्रवादियों द्वारा एक नया ध्वज क्या किया गया, अपनाया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, फ्रांस की जो संसद है, बात करते हैं फ्रांस की संसद। अब इस फ्रांस की संसद का जो नाम था 1789 से पहले इसे क्या कहा जाता था, स्टेट जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्टेट जनरल। अब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए इस स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, आपके नेशनल असेंबली रख दिया गया था। तो चौथा कदम क्या था कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। ठीक, स्टेट जनरल का नाम बदला और क्या रख दिया, नेशनल असेंबली रख दिया। ये फ्रांसीसियों द्वारा उठाया गया चौथा कदम था। इसके अलावा अगर बात करें तो संपूर्ण फ्रांस के अंदर एक समान केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई। तो लिख सकते हैं कि फ्रांस में समान केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस के अंदर क्या किया गया, एक समान केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया, जिसका प्रशासन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये था फ्रांसीसियों द्वारा उठाया गया पांचवा कदम। इसके अलावा और क्या किया गया, 1789 से पहले आयात निर्यात के जो शुल्क थे वो बहुत ज्यादा थे, उन सभी को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि आयात निर्यात शुल्क, जितने भी जो टैक्स थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सारे के सारे क्या कर दिए, डिस्ट्रॉयड कर दिए। आयात निर्यात शुल्क को हटाया गया। ठीक है, और इसके अलावा और क्या किया गया कि अलग अलग फ्रांस के अंदर अलग अलग स्थानों पर माप और नापने की जो पद्धति थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो हम लिख सकते हैं कि उठाने के जो कदम उठाए गए थे उनमें जो पद्धति थी उसको एक समान पद्धति लागू की गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भार व नाप की एक समान व्यवस्था, एक समान पद्धति
लागू की गई। ठीक है, भार व नाप की एक समान पद्धति को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद मतलब एक संपूर्ण देश के लिए प्रेम भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी जो भाषा थी उसको क्षेत्रीय भाषाओं से हतोत्साहित करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय भाषा घोषित राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 8वां हम लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी भाषा या जिसे हम फ्रेंच भाषा बोल सकते हैं, फ्रेंच भाषा को ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं। आठवां कदम क्या था कि फ्रांसीसी भाषा को या फ्रेंच भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि जब जनता के हाथ में फ्रांस का पूरा शासन आ गया तो उन्होंने निम्न प्रकार के राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। तो उन सभी के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सबसे पहले सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाई और समान अधिकार वाली शासन व्यवस्था लागू की गई। राजतंत्र और निरंकुशवादी सरकार के ध्वज के स्थान पर जो है नया ध्वज लगाया गया था। इसके साथ में स्टेट जनरल जो वहाँ की संसद हुआ करती थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो फ्रांस में जो समान केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको भी यहाँ पर लागू किया गया था जनता द्वारा। और जितने भी आयात निर्यात शुल्क थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो टैक्स हुआ करते थे, उन सभी को भी क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। भार व नाप की जो एक समान पद्धति थी उसे भी यहाँ पर लागू किया गया था। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन ये भी किया गया था कि जो फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच भाषा, उसको यहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे देखें तो फ्रांस ने तो स्वयं अपने देश के लिए ये सारे के सारे काम कर लिए। अब दूसरे देशों के लिए फ्रांस क्या करेगा, उन्हीं के बारे में देखते हैं कि फ्रांस और अन्य देश, फ्रांस के साथ में उस समय अन्य देशों की क्या भावनाएं थी और फ्रांस अन्य देशों के लिए क्या क्या चीजें सोच सकती है उसने, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो फ्रांस और अन्य देशों की अगर बात करें, फ्रांस व अन्य देश, फ्रांस ये चाहता था कि मैं तो निरंकुशवादी शासन से मुक्त हो चुका हूं, अब मैं यानी कि फ्रांस क्या करूंगा, बाकी जितने भी यूरोप के जो देश हैं, अन्य देश, उन सभी में निरंकुशवादी जो सरकार है उसको भी क्या करूंगा, हटाऊंगा। ठीक है, तो फ्रांस जब आजाद हो गया, फ्रांस निरंकुशवादी सरकार से मुक्त हो गया, तो उसने ये फैसला लिया कि यूरोप के जो अन्य देश हैं उन सभी को निरंकुशवादी सरकार से मुक्त कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, फ्रांस की होगी। तो उसने विभिन्न प्रकार से सेना के माध्यम से या अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से विभिन्न जो देश थे उन सभी को क्या किया गया था, राष्ट्रवाद के लिए मोटिवेट किया गया था। उन्हीं के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि फ्रांस व अन्य देश, फ्रांस व अन्य देश, कि फ्रांस अन्य देशों के बारे में क्या सोचता था। तो फ्रांस अन्य देशों के लिए, अन्य देशों के लिए निरंकुशवादी सरकार से मुक्ति दिलवाने के लिए, दिलवाने की सोच रहा था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फ्रांस द्वारा अन्य देशों के लिए जो निरंकुशवादी मुक्ति दिलाने की जो सोच थी उसकी, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के लोगों ने, अनेक लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के समूह बनाए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी सरकार, फ्रांसीसी सरकार व जनता द्वारा विभिन्न प्रकार के समूह बनाए। ठीक, और ये जो समूह है, ये समूह राष्ट्रवाद के लिए समय समय पर क्या कर रहे थे, क्रांतियां कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और जब इन घटनाओं की जानकारी यूरोप के छात्र वर्ग को मिली
तो वो भी राष्ट्रवाद के लिए क्या होने लगे थे, मोटिवेट होने लगे थे, और उन्होंने अपने स्वयं के जो छात्र संगठन हुआ करते थे उनका निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, और जिन्हें यूरोप के अंदर जैकोबिन क्लब भी कहा जाता था। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की घटनाएं जब विद्यार्थियों को पता चली तो उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए विभिन्न प्रकार की छात्र संगठन बनाए, जिन्हें जैकोबिन क्लब कहा जाता। तो जैकोबिन क्लब क्या होते थे, छात्रों के क्या होते थे, ये संगठन हुआ करते थे। तो ये थे फ्रांस और अन्य देशों के बारे में उसकी सोच। इसकी अगर बात करें, आगे की अगर बात करें, तो फ्रांसीसी जो सेना थी उसके लिए ये विभिन्न प्रकार के जैकोबिन जो क्लब थे या विभिन्न जो क्रांतिकारी लोग थे वो अन्य देशों में क्या कर रहे थे, रास्ता साफ कर रहे थे, और क्रांतिकारी क्या कर रहे थे, राष्ट्रवाद की भावना उसमें पैदा कर रहे थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सभी राष्ट्रवादियों द्वारा फ्रांसीसी सेना के लिए अन्य देशों में रास्ता साफ किया, जिसके माध्यम से 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेना बेल्जियम, इटली, और अगर बात करें हॉलैंड देशों में घुस गई। यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो विद्यार्थियों और शिक्षित वर्ग यानी कि जैकोबिन क्लबों द्वारा अन्य देशों में जो रास्ता साफ किया गया था, वो अब फ्रांसीसी सेना के लिए एक मतलब सटीक मार्ग हो गया। किसके लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए। तो इस रास्ते से वो कहाँ गए, एक तो बेल्जियम में चले गए, और इटली के बड़े भूभाग पर चले गए, और हॉलैंड में चले गए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो क्रांतिकारी जो युद्धों की शुरुआत करवाकर जो सेनाएं थी वो क्या करने लगी थी, अब राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। ठीक है, आगे अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दूं मैं, इसी में है यूरोप और अन्य देशों में। तो अगला बिंदु है कि विभिन्न प्रकार के युद्धों के बाद फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने। तो हमने देखा सबसे पहले जो राष्ट्रवाद है फ्रांस के अंदर शुरू हुआ था, और फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में भी जाकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के युद्धों के बाद जो है फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद को अन्य देशों में भी क्या करने लगी, बढ़ावा देने लगी। आगे अगर देखें तो इसके बाद में अगर बात करें
तो आगे बात आती है, एक शासक आता है जिसकी बात करते हैं, नेपोलियन। और नेपोलियन के बारे में अगर देखें तो फ्रांस का एक महान शासक हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, उसी के बारे में देखेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी अगर बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करें तो नेपोलियन जो था वो उसने क्या किया था, फ्रांस के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन क्षेत्र स्थापित कर लिया था। तो पहली ही लाइन मैं लिख देता हूं कि नेपोलियन इसने फ्रांस के विशाल भूभाग पर अपना शासन क्षेत्र स्थापित कर रखा था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो नेपोलियन ने और क्या किया, इसके बाद में अगर देखें तो इसने क्या किया, फ्रांस में इसने जो प्रजातंत्र था, यानी कि जब निरंकुशवादी सरकार से सत्ता जनता में आई, उस प्रजातंत्र को इसने वापस किस में बदल दिया, राजतंत्र में बदल दिया। ठीक है, जो राजतंत्र 1790 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति के समय खत्म हुआ था, वो नेपोलियन के समय क्या हो गया था, वापस स्थापित हो गया था। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रांस में जनतंत्र को, या हम कह सकते हैं प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र पुनः स्थापित किया। ठीक है, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र पुनः स्थापित कहाँ कर दिया था, फ्रांस ने। किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे अगर देखें तो इसने क्या किया था कि प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था क्या हो, तर्कसंगत हो। तो इसने क्या किया, प्रशासनिक सुधारों में क्रांतिकारी विचारों का समावेश किया, जिससे क्या हो सके, पूरी जो शासन व्यवस्था है वो क्या हो सके, कुशल और क्या हो सके, तर्क संगत हो सके, जिससे शासन व्यवस्था कुशल व तर्क संगत हो सके। ये इसने क्या किया था, काम किया था, प्रशासनिक सुधारों में ये काम किया था। इसके अगर आगे की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जो है आपके नागरिक संहिता का निर्माण किया था, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता। ये क्या थी, नागरिक संहिता और नेपोलियन संहिता जो थी, तो इसको सन 1804 में नेपोलियन द्वारा बनाया गया नियम थे इसमें। और इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को खत्म किया गया। यानी कि जन्म के आधार पर जितने भी फ्रांस के लोगों को विशेषाधिकार मिल रहे थे कि ये वाला
व्यक्ति बड़ा रहेगा, ये नीची जाति का रहेगा, ये ऊंची जाति का रहेगा, उन सभी को इसने क्या कर दिया था, इस नागरिक संहिता या जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कर दिया था, आपके समाप्त कर दिया गया था। और इसने और क्या किया, अगर इसकी बात करें तो कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखा। इसके अंदर और क्या किया गया, सभी को कानून के समक्ष समान व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। यानी कि सभी लोगों को कानून के समक्ष इन्होंने क्या किया, एक समान किया। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो संपत्ति का जो अधिकार इनका था उसको भी क्या किया गया था, इनके द्वारा सुरक्षित रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास में संपत्ति ज्यादा है या कम है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार उनका क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आगे अगर बात करें तो इस ये जो नेपोलियन संहिता है इसको लागू कहाँ किया गया था, इसकी अगर बात करें तो नेपोलियन का जितना भी जो शासन क्षेत्र था, नेपोलियन का विशाल भूभाग जहां पर उनका शासन क्षेत्र था, वहां पर इस नागरिक संहिता या जो नेपोलियन संहिता है इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, आगे बात कर रहे हैं नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता की। तो लिख दूं मैं कि नेपोलियन संहिता को फ्रांस के शासन क्षेत्र, फ्रांस के नेपोलियन के शासन क्षेत्र में लागू किया गया। कहाँ किया गया, फ्रांस का जितना भी जो नेपोलियन के अधीन जो शासन क्षेत्र था उसमें इस संहिता को लागू किया गया था। आगे अगर बात करें तो डच जो गणतंत्र देश था, इसके अलावा स्विट्जरलैंड जो था और जर्मनी और इटली जो था, इसमें नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को क्या बनाया था, सरल बनाया था। तो मैं लिख देता हूँ कि नेपोलियन ने और क्या किया, डच, इसके अलावा जर्मनी, इसके अलावा अगर बात करें तो एक देश और आ जाता है आपका कौन सा, स्विट्जरलैंड। साथ में अगर बात करें आपका एक देश और कौन सा आ जाता है, इस डच हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक कौन सा, इटली में नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधारों को सरल बनाए। यानी कि जितने भी जो देश हैं, चाहे वो डच गणराज्य हो, चाहे आपका जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो और इटली हो, इन सभी में नेपोलियन ने क्या किया था, जितने भी जो प्रशासनिक सुधार थे उन सभी को क्या कर दिया था, सरल बना दिया। यानी कि प्रशासनिक सुधारों में प्रशासन में उसने बहुत सारे सुधार किए थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे अगर देखें तो सामंती व्यवस्था जो थी इसको क्या किया गया था, खत्म किया गया था। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया किसानों के लिए नेपोलियन ने क्या किया कि जो सामंती व्यवस्था थी उसको क्या किया गया था, खत्म किया गया था। यातायात और संचार की व्यवस्थाओं को क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि यातायात व संचार की व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसके द्वारा, नेपोलियन संहिता द्वारा, नेपोलियन के माध्यम से सुधारा गया था। इसके अगर आगे की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो नेपोलियन था उसने एक काम और किया, किसानों, कारीगरों और मजदूरों को क्या दिलवाई, आजादी दिलवाई। किसानों
मजदूरों तथा नए उद्योगपतियों को आजादी का अनुभव करवाया। इसका मतलब क्या आ गया कि किसानों को कुछ मात्रा में उसने इस प्रकार की राहत दी और मजदूरों को और नए उद्योगपतियों को, जिनसे वो क्या महसूस कर सकें कि वो भी फ्रांस में रहकर क्या है, आज़ाद हैं, यानी कि राजतंत्र में रहने के बाद में भी क्या है, आज़ाद हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले आपके फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद का उदय देख लिया था, और इसके बाद में फ्रांस के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रवाद शुरू हुआ, और इसके बाद में हमने नेपोलियन संहिता को भी देख लिया था। फ्रांस में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए वो भी हमने स्पष्ट रूप से देख लिए थे। तो आप चाहो तो इनको लिख लेना और नोट बना लेना, नहीं तो आपको लिखो इंडिया के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे ये सीधे के सीधे लिखे हुए बात। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे हम कल। और यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।